लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बड़ा फैसला करना है और ये फैसला हमारे इलाके के भविष्य के से जुड़ा हुआ फैसला है, हमारे प्रदेश देश के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। आज रोहतक लोकसभा सीट पे सबकी नजर है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में रोहतक लोकसभा सीट एक बहुचर्चित सीट है और सबकी नजर भी इस पे है और पूरी भारतीय जनता पार्टी का निशाना भी। अभी आए थे मुख्यमंत्री जी, कहा कि हमारी 9 सीट एक तरफ है और हमें 1 सीट यहां पे हमारा तो नायब सिंह सैनी जी ने कहा। कोई व्यक्तिगत मुझसे किसी की कोई वो नहीं है कि भाई कोई व्यक्तिगत कोई किसी से विरोध हो। मेरा किसी से व्यक्तिगत ना मेरा विरोध है ना किसी के राजनीति में मेरे साथ मेरे सबके शिष्टाचार जैसे संबंध है, लेकिन वो इसीलिए उन्होंने बात कही कि ये लोकसभा सीट का नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा। रोहतक लोकसभा सीट का नतीजा चंडीगढ़ में 4 महीने के बाद आपकी अगली सरकार बनाने का नतीजा रोहतक लोकसभा सीट से निकल के जाएगा। इसीलिए ये सीट पे सबकी नजर है। आपको पता है पिछली बार थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, और उसके बाद 3 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में भी थोड़ी सी सीटों से कांग्रेस रह गई थी। बीजेपी और कांग्रेस में मात्र 3900 वोटों का फर्क था। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुआ जो विधानसभा चुनाव में 3900 वोटों का फर्क बीजेपी में और कांग्रेस में। कांग्रेस की 31 सीट, बीजेपी की 40 सीट, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला वगैरह ने समर्थन देकर सरकार बनाई। नहीं तो लोग पिछली बार उस सरकार को दोबारा बनाना नहीं चाहते थे। लोगों ने खट्टर सरकार 2014 और 19 के बीच में जो चली, उनके उस सरकार के 14 में से 12 मंत्री हरा दिए थे। केवल 2 मंत्री वापस पहुंचे विधानसभा और मेजॉरिटी नहीं आई। वो फर्क इतना ही था कि अगर हम यहां से रोहतक जीत जाते तो उसी दिन निकल जाते, और आप समझ सकते हो पिछली बार ही हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाता, अपने इलाके में राज आ जाता, और अपने इलाके में राज आ जाता तो अपने इलाके के विकास कार्य आगे बढ़ जाते। ये ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आपने देखा जब 10 साल अफसर मिला, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई, मुझे आपने यहां से अफसर दिया, तो उन 10 सालों में हमने कोशिश करी कि हमारे इलाके की तस्वीर सुधरे, हमारे इलाके का विकास कार्य आगे बढ़े। कहीं उससे पहले अब याद करो, ये रोहतक रोड ये भी पूरा हाईवे नहीं था। कहीं ये 4 लेन हाईवे डबवाली तक गया, 6 लेन, कहीं बाईपास इस तरफ के बना। तो फुटवेयर पार्क हमने बहादुरगढ़ में बनवाया, जहां योकोहामा जैसी बड़े बड़े उद्योग लेके आए। तो बहादुरगढ़ के अंदर मेट्रो, ये वही मेट्रो है जो दिल्ली सरकार मना कर गई थी, कि दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि हम ये मुंडका से आगे का पैसा नहीं देंगे। और हरियाणा सरकार की क्योंकि कलम आपके बेटे इस इलाके के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में थी, तो हमने प्रयास किया, दिल्ली से कमलनाथ से बात करी और उन्होंने कहा कि भाई मुंडका के आगे का सारा पैसा हरियाणा देगा, लेकिन मेट्रो बहादुरगढ़ आएगी, और भैतो बहादुरगढ़ उस समय आई। तो चाहे वो मेट्रो की बात हो, चाहे लाइन पार के सुधार की बात हो, चाहे पुल बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो बहादुरगढ़ में, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे आईटीआई की बात हो, चाहे फुटवेयर पार्क बनाने की बात हो, चाहे बाड़सा के अंदर एम्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात हो, चाहे जसौर खेड़ी के अंदर न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी की बात हो, जो विकास कार्य हुए, चाहे असोदा वाला पुल बनवाने की बात हो, ये चाहे सारे काम बाईपास, तो और चाहे वो इस तरफ के बाईपास की और दूसरी तरफ वाला बाईपास, उसका नक्शा बनवा दिया था। आपको याद होगा जब हमारी सरकार गई तो 2 काम अधूरे रह गए थे। एक तो लाइन पास पे जब पुल बनवाया तो सबने कहा कि आप अंडरपास भी मंजूर कराओ, तो उसमें हमने पार्क वगैरह सारी लाइन पार्क का सुधार कर दिया था, पार्क वगैरह बनवा के अंडरपास हमने मंजूर करा दिया था मैंने। और यह था कि भाई बनना था, टेंडर भी हो गए थे, पत्थर भी रख दिया था, और परली तरफ का बाईपास के लिए नक्शा बनवा दिया था। लेकिन 10 साल में जिसका टेंडर हो गया था अंडरपास का पैसा मंजूर, उसका काम भी ठीक से नहीं करवाया। वो अंडरपास भी, मैं गलत तो नहीं कह रहा, और दूसरी तरफ वाला बाईपास का नक्शा तो पता नहीं कहां 10 साल तक जिक्र भी नहीं आया।
आप समझ सकते हो, ये विकास की प्रक्रिया पटरी से उतर गया हरियाणा प्रदेश, और विकास की पटरी से उतर गया हमारा इलाका। इसको दोबारा से विकास की पटरी पे लाना है, विकास का पहिया दोबारा घुमाना है। परली तरफ का बाईपास और बहादुरगढ़ में दिल्ली की तरह एक रिंग रोड बनवाना है, ये हमारा संकल्प। और मैं कहना चाहता हूं, ये आपको कहने की जरूरत नहीं, ये अफसरों को भी पता है। जिस दिन यहां का नतीजा आएगा, जिस दिन यहां का नतीजा आएगा और यहां से रोहतक से हम जीतेंगे, उसी दिन हरियाणा के अंदर तय हो जाएगा कि अगली सरकार हरियाणा के अंदर आपकी बनेगी। और जिस दिन यहां का नतीजा तय होगा, उसी दिन ये जो अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में, क्योंकि सरकार नहीं थी आपकी, यहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब रहे, खट्टर साहब पूरे 10 साल में बहादुरगढ़ में कितनी बार आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये अपनेपन की बात होती है। देखो, 2 काम होते हैं सरकार के, काम करना और सबका मान सम्मान करना, सबकी सुनवाई करना। मान सम्मान करने के लिए लोगों के बीच में रहना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई बहादुरगढ़ में काम किया इन्होंने? मान सम्मान किया आपका? एक बार आए, 10 साल में एक बार, बहादुरगढ़ में एक बार आए, बेरी हल्के में एक बार भी नहीं आए, कलोई हल्के में एक बार भी नहीं आए, ज्यादातर हल्कों में या तो आए नहीं, ये जो हमारा इलाका है, या एक बार। 10 साल बड़ा समय होता है आपकी उम्र का, 10 साल में 1 मिनट का टाइम, और अब आप उलाहना देने भी नहीं जा सकते। और जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो हर हफ्ते में एक बार बहादुरगढ़ तो वो आते थे, और आपका बेटा तो कोई एक दिन भी नहीं था जब बहादुरगढ़ नहीं आया करता। भाई आप बताओ। और आप उलाहना भी नहीं दे सकते। जो बीजेपी वाले जो हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, तो करनाल से लड़ रहे हैं, आपका उलाहना भी नहीं दे सकते। और हमारे जैसे के तो आप जो है ना, बाजू पकड़ के एक के दिन में 10 बार उलाहना दे दो, चाहे मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो कम से कम ये तो समझो कि भाई किसको उन जो आए नहीं 10 साल में एक बार, आप 10 साल में अगर एक बार तमिलनाडु जाओ या कि कहीं दूर जाओ, वहां का आपको क्या पता कौन से गांव का क्या काम है, कौन से शहर का क्या काम है, क्या काम रुका हुआ। मेरे को तो, मेरे दिल में तो एक एक गांव का विकास का नक्शा, एक एक व्यक्ति का। तो भाई राज दोबारा से आएगा, अपने अधूरे काम भी होंगे और अपने लोगों के काम भी होंगे, मैं कहना चाहता हूं आपको। और विकास का पहिया फिर घूमेगा, हमारा संकल्प है, विकास का पहिया फिर घूमेगा। बहादुरगढ़ का परला बाईपास भी, रिंग रोड भी बनेगी। और ये जो मेट्रो साखोल तक मैंने मंजूर कराई थी, जो 10 साल तक 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं गई, ये मेट्रो रोहतक तक भी पहुंचेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और ये जो अफसर है, ये जो अफसर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन यहां से लोकसभा का चुनाव आप जिता दोगे, सबसे पहले अफसरों को पता चल जाएगा कि भाई राज बदल गया, 3 महीने बाद ये सरकार में आएंगे। उसी दिन मेट्रो की फाइल बना लेंगे कि रोहतक तक की मेट्रो की फाइल, उसी दिन बाईपास की फाइल बना लेंगे। और जब 1 नवंबर को आपका राज बनेगा, तो जिस दिन राज बनेगा उसी दिन चंडीगढ़ आ जाएंगे कि जी बताओ तारीख दो, तो आपको पत्थर कब रखना है, तारीख दो। ये वो अफसर उसी दिन फाइल बनाना शुरू कर देंगे जिस दिन लोकसभा का चुनाव आएगा। और ना तो अगर ऐसे सांसद जीत गए, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमें किसी को व्यक्तिगत नहीं, लेकिन 5 साल में ना तो आए गए हल्के में। पूछना चाहता हूं भाई, कहीं हल्के में आपने देखा हो, ना तो आए गए, ना लोकसभा में उनकी हाजिरी, ना अपने लोकसभा क्षेत्र में उनकी हाजिरी, ना उन्होंने ग्रांट खर्च करी, और ना भाई कोई काम कराए, कोई काम, कोई परियोजना कराई हो। तो भाई मैं समझता हूं कि अब आपको तराजू पे तोल के फैसले की ये घड़ी आई है। हरियाणा प्रदेश को दोबारा से खुशहाली की तरफ, हमारे इलाके को दोबारा से खुशहाली की तरफ लेके जाने की घड़ी आई। जो हरियाणा प्रदेश 2014 से पहले कांग्रेस के हुड्डा साहब के नेतृत्व की शासन में देश में विकास में नंबर 1 पे जिनकी गिनती होती थी, जिस प्रदेश की सुख शांति में देश में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में देश में नंबर 1 था, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में जो प्रदेश नंबर 1 था, आज वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी और जेजेपी सरकार के बाद, इस खट्टर दुष्यंत सरकार के बाद, आज वो प्रदेश देश में विकास में तो 17वें नंबर पे विकास में पहुंच गया। 17वें पायदा विकास दर में नंबर 1 पे अगर पहुंच गया देश में,
तो आज वो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा वैट यानी कि सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर और बिजली के बिल देश में सबसे ज्यादा महंगे अगर हैं तो आज हरियाणा में हैं। बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। इतने पोर्टल और इतनी आईडी हरियाणा में खोल दी कि निगम और परिषद और कमेटियां भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। आज हरियाणा के अंदर यह स्थिति है। भ्रष्टाचार में आपस में बैंक में बांटकर आज बीजेपी ने, जेजेपी ने प्रदेश को लूटने का काम किया। 5 साल डबल इंजन से लूटने का काम किया। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महंगाई में, बेरोजगारी में, आज अपराध में देश में दोबारा से नंबर 1। कितने व्यापारी हैं मैं पूछना चाहता हूं जिनको फिरौतियों कॉल आ रही है? एक ही फर्क है, पहले भी एक टाइम था 2004 से पहले जब इनेलो का समय था, उस समय बदमाशी का बोलबाला था और उस समय फिरौतियों की कॉल आती थी, धमकियों की कॉल आती थी। उस समय फिरौतियों की कॉल जेलों से आती थी, अब फिरौतियों की कॉल विदेशों से आ रही हैं। खट्टर सरकार में इतना ही फर्क आया। दोबारा से अंडर एज शूटर, वही समय हमारा जो नौजवान हमारे 10 साल में खेल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ आज गया था हरियाणा प्रदेश, अमन चैन शांति का एक उदाहरण था। 3-10 साल में वो हरियाणा प्रदेश पटरी से, विकास की पटरी से उतार दिया और हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया। ऐसी सरकार जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में ही प्रदेश नंबर 1 नहीं, सत्ता के अहंकार में, सरकारी अहंकार में भी देश में नहीं। तो इतना अहंकार ना हो तो 10 साल में क्या कोई मुख्यमंत्री को एक हल्के में 1 दिन का टाइम मिले? मैं समझता हूं कि अहंकार, ऐसा अहंकार कि कोई वर्ग नहीं छोड़ा। जब मनरेगा के मजदूर गए अपने मानदेय बढ़ाने तो मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज। जब कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तो कर्मचारियों पे लाठीचार्ज। जब पीटीआई गए बहाल होने तो पीटीआई पे लाठीचार्ज। जब ग्रामीण सफाई कर्मचारी चौकीदार गए तो उन पे लाठीचार्ज। जब किसान ने आंदोलन किया तो 750 किसानों की जान चली गई और इस सरकार के किसी प्रतिनिधि के मुख से एक शब्द सहानुभूति का भी नहीं आया। वो कौन लोग थे 750? वो कौन से परिवार थे? एक एक हरियाणा के, हमारे इलाके के गांव में उन परिवारों से जाके आप मिलो, उनके आंसू आपको पूछते हुए अगर बात करोगे तो उनको दुख होगा कि सरकार की तरफ से ये कह सकते थे हम मांग नहीं मानेंगे आपकी, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द कह सकते थे। जब हमारी बेटियों ने न्याय मांगा, जब हमारे खिलाड़ियों ने न्याय मांगा दिल्ली की सड़कों पे, तो उन बेटियों को घसीटने का काम अगर किया दिल्ली की सड़कों पे, क्या कसूर था उन बेटियों का? उन्होंने तो यही कहा था कि हमें न्याय चाहिए। आज दिल्ली पुलिस ने उनके कहने से एफआईआर भी नहीं चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर हुई तो दिल्ली पुलिस ने अभी कहा कि भाई जो वो बेटियां हैं, हर मौके पर जो आरोपी भाई बीजेपी के सांसद थे वो उनके साथ दुर्व्यवहार हर मौके पे करते थे। ऐसे में उस समय उनका एफआईआर ना होना, दिल्ली की सड़कों पे उन बेटियों को घसीटना, क्या कसूर था उन बेटियों का? उनका क्या कसूर था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ। यहां पर उन बेटियों का ऐसा क्या कसूर था कि उन बेटियों को न्याय नहीं मिला? ये सत्ता का अहंकार। क्या केवल भाजपा के सांसद हैं तो उनको छूट होनी चाहिए कि उनको कानून से वो ऊपर हो गए? ये सत्ता का अहंकार, हर वर्ग का अपमान और संविधान। आज हम बाबा साहब को भी याद करते हैं क्योंकि बाबा साहब की कल जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हम नमन करते हैं, जय भीम का हम उद्घोष करते हैं और हम कहना चाहते हैं सरकार संविधान को भी कुचलना चाहती है। संविधान को भी जो तार कर संविधान को भी जो संवैधानिक अधिकार हैं हर वर्ग के, उनके पीछे सरकार ये पड़ गई है। तो आज हम सरकार इसको, भाजपा को, यहां से बहादुरगढ़ से भाजपा को जो सारे सांसद भाजपा के कह रहे हैं कि हमने 400 पार का नारा इसीलिए दिया है कि 400 पार होते हम संविधान को कुचलने का काम करेंगे। मैं उन सभी भाजपा के जो नेता सांसद ये बयान दे रहे हैं उनको यहीं से चेतावनी देना चाहता हूं। ये वो संविधान है जिस संविधान में हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। ये वो संविधान है जिस संविधान में जब संविधान रचा गया तो बाबा साहब के नेतृत्व में, जब बाबा साहब ने उसमें पहला दस्तखत
अपना किया संविधान में, तो बाबा साहब के नेतृत्व में मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत इस संविधान पे मौजूद हैं। हम चुनौती देना चाहते हैं, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे, इस संविधान को हम कुचलने नहीं देंगे। आज ये चुनौती देते हैं संविधान के आधार पर। तो ये जो है हरियाणा की पहचान थी, ना जय जवान छोड़ा अग्निपथ योजना ले आए, ना जय किसान छोड़ा, जय जवान जय किसान हरियाणा की पहचान थी, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा। इसीलिए भाई हमें जो है ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मगर इस लड़ाई लड़ने में आपका आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। दोबारा से हरियाणा में आपकी सरकार बनाने के लिए आपका आशीर्वाद, क्योंकि इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास सत्ता बल भी है, बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, खूब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इतना इतना चंदा ले लिया कि कोई रिकॉर्ड नहीं। वैक्सीन बनाने वाले से कोरोना के टाइम चंदा ले गए 450 करोड़ का। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वैक्सीन में कोई कमी नहीं थी तो चंदा देने की जरूरत क्या पड़ी, और अगर वैक्सीन में कमी थी तो आपने चंदा क्यों लिया? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से। उस समय तो इंसानियत की मदद करने के लिए कोई किसी से अपनी जेब से खर्चते हुए पीछे नहीं हट रहा था। आपने 450 करोड़ का चंदा ले लिया। आप कहते थे काला धन लाएंगे, सबके बांटते 15 लाख आएंगे। अब आपने सारे जिन पे ईडी सीबीआई के मुकदमे बने उन सारे नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा दिया। अब तो ये हो गया कि भाई काला धन नहीं लाएंगे, काले धन वालों को बीजेपी में ज्वाइन कराएंगे। ये नारा बदल गया आपका। तो ये क्या चल रहा है देश में? देश में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का, दोबारा से इलाके को आगे लेके जाने का ये मौका है। इस मौके में आपकी जरूरत है। इनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया भी बल भी इन्हीं के पास है, सरकारी तंत्र बल भी इनके पास है, साजिश और षड्यंत्र बल भी इनके साथ है, इनके पास है। मेरे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद देने में कमी मत छोड़ना। मैं आज आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं। साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, पिछली बार भी रचे गए थे। आपको याद होगा, लोकतंत्र का गला घोटने में, संविधान को कुचलने में लोग पीछे नहीं रहते। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है उसका एक नजारा पिछले मेरे लोकसभा चुनाव में आपके इस बेटे ने अपनी नजर से, अपनी आंखों से देख लिया था कि लोकतंत्र का कैसा गला घोटा जाता है। आपने भी चंडीगढ़ मेयर की गिनती में आपने भी उस नजारा देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसा घोटा जाता है। देख लिया कि नहीं देख लिया, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई आपका जो है, मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, ये इलेक्शन, इस इलेक्शन में मैं केवल वोट नहीं मांग रहा आपसे, मैं आपसे आपका सपोर्ट मांग रहा हूं। अगर मैं इंसानियत पे हूं, मेरी ईमानदारी पे हूं, मैं आपसे आपका समर्थन मांग रहा हूं कि भाई इलेक्शन मिलकर लड़ना पड़ेगा। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा तो किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। और अगर आप साथ देना और समर्थन दोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। वोट नहीं, साथ और समर्थन भी, दोनों ही चीज। कौन कौन एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, साथ और समर्थन जो देगा। और भाई ये मैं कहना चाहता हूं, ये आपका समर्थन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समर्थन व्यर्थ नहीं जाएगा। दिल्ली में भी आपका नाम कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को ऊंचा उठाने का मैं प्रयास करूंगा। और आपका ये समर्थन हरियाणा में 4 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगा हरियाणा में, ये मैं कहना चाहता हूं। सरकार बनते ही हम फैसले करेंगे। हमारे संकल्प हैं, जिस दिन हमारी सरकार बनी हरियाणा में, पहली कलम से जो बड़े बुजुर्गों की पेंशन, इन्होंने कहा कि हम समझौता कर रहे हैं जेजेपी के साथ 5100 पेंशन में, 5 साल हो गए। पूछना चाहता हूं 5100 पेंशन आई कि नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस दिन हम समझौता करेंगे, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, इनका तो समझौता एक दूसरे के साथ था, बीजेपी का, जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का, खट्टर का समझौता, खट्टर साहब का, दुष्यंत चौटाला का जो समझौता था, आपस का समझौता था। 5100 की पेंशन का तो नाम था, प्रदेश की जनता को लूटने का समझौता था। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन होते ही दोनों बन गए थे पक्के यार। और अब
अब समझौता उन्होंने 5 साल में 5100 पेंशन नहीं आई। हमारा समझौता आपके साथ होगा और हमारा समझौता, हमारा गठबंधन आपके साथ है और पहली कलम से बड़े बुजुर्गों के साथ ये जो वायदा खिलाफी हुई है इसका हिसाब किताब करेंगे और 1 नवंबर से हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को 6000 देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन दिलवाने का काम करेंगे, ताकि दिल्ली की सरकार भी दबाव में आए। जो है साथ लगते राजस्थान, पंजाब की सरकार भी दबाव में आए कि अगर बुढ़ापा पेंशन है तो हरियाणा में जो है बुढ़ापा पेंशन है 6, घर में 2 बुढ़ापा पेंशन, यानी कि लगभग एक तनख्वाह बराबर आ जाए। दूसरा फैसला, सरकार बनते ही महंगाई की कमर तोड़ेंगे। जो नो रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, आपको याद होगा इनके नारे थे, कहते थे पेट्रोल हुआ 50 पार, अब बदलो कांग्रेस सरकार, अब की बार भाजपा, ये इनका नारा था। कि गैस का सिलेंडर हुआ 400, ये 14 के नारे बताए 2014 के, कि गैस का सिलेंडर हुआ 400 पार, इस बार भाजपा, ये नारे थे इनके, इस बार भाजपा सरकार। तो भाई वो सिलेंडर का पेट्रोल कम हुए कि ज्यादा हुए वो तो आपको पता है कि बढ़े हैं कि कम हुए हैं, मगर हमारा संकल्प है सरकार बनते ही महंगाई की कमर तोड़ेंगे, अपनी हर गृहिणी को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिलवाने का हम काम करेंगे जैसे हमने। और दूसरा हमारा संकल्प है और तो हमारा तीसरा संकल्प है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की तर्ज पर, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली दिलवाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है ताकि महंगाई से राहत मिले और दिल्ली वाला काम नहीं करेंगे। ये जो दिल्ली में एक सरकार है वहां क्या काम है, हमारे गठबंधन है खैर उनके साथ अब तो, मगर उनकी पॉलिसी ये है कि 300 से ज्यादा यूनिट हो जाए तो 301 हो जाए तो पूरे 301 का ले लेते हैं। 300 यूनिट फ्री का मतलब 300 यूनिट फ्री, उसके ऊपर जितनी होगी उसके अलग से देना। 300 यूनिट का कभी बिजली वो सबका फ्री, तो पूरी तरीके बिना कंडीशन के, तो पूरा ईमानदारी से उसको लागू करने का हम काम करेंगे। और भाई हमारा संकल्प है कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी को ओल्ड ओपीएस और किसान को एमएसपी हम दिलवाने का काम करेंगे, हमारा संकल्प है। और भाई हमारा संकल्प है एससी वर्ग के, बीसीए वर्ग के, एससी वर्ग के परिवारों को, एससी और जो बैकवर्ड क्लास ए के परिवार हैं और छत्तीसगढ़ के गरीब बीपीएल परिवार हैं, उन सबको 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करके जो वंचित रह गए थे हर परिवार को 100 गज का प्लॉट दिलवाने का काम करेंगे। और साथ में जो मकान की योजना इन्होंने बंद कर दी उसको दोबारा से शुरू करवाकर, सभी जो मकान की जो योजना शुरू दोबारा कराते हुए 3.5 लाख की सहायता हर परिवार को सरकारी सहायता से मकान जो है गरीब आदमी को दिलवाने का काम करेंगे। और भाई हमारा संकल्प है, हमारी जितनी भी गृहिणी भारत, अभी हमारा जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस की, हमारी गृहिणी है जो अपना हर घर में जो घर चलाती है, हर गृहिणी को हमारा संकल्प है कि हर गृहिणी को इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए की प्रति वर्ष राशि हर गृहिणी को हम देने का काम करेंगे, ताकि घर खर्च में, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के संकल्प है। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की, गरीब की, किसान की हितैषी अपना नीतियों को लेके आती है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपका साथ और सहयोग मिलेगा। और जहां तक रोहतक की बात है, भाई मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, आपने देखा, आपने मुझे सरकार में भी देखा, तब भी मैं एक दिन घर नहीं रुका। 20 साल से आपके बीच में हूं, शायद एक दिन मैंने अपने घर परिवार बच्चों का एक दिन पूरा उनके साथ नहीं बिताया होगा। जब सरकार में थे तब भी आपके बीच में थे। पिछली बार मैं हार जरूर गया हूंगा लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। ये जो जीते थे सांसद, ये तो 5 साल में आए नहीं, मगर मैं शायद 5 साल में एक दिन भी घर रुका नहीं, आपके बीच में मैं रहा। मेरे साथ न्याय करोगे कि नहीं करोगे, मैं पूछना चाहता हूं इस बार बहादुरगढ़ वासियों।